हिमाचल और उत्तराखंड के नागरिकों ने अपने राज्य में घुसपैठियों को बाहर निकालने का ना केवल व्रत लिया है, संकल्प किया है, बल्कि उस पर अड़िग रहते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए आज का बिंदास बोल में उन्हीं को समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि जो पहचान गए खतरे को, ओ योद्धा संघर्ष कर रहे, बुद्धिहीन तो चरम पंथ के चरणों में स्पर्श कर रहे, देवभूमि के बेटे ने तो ओ करके दिखलाया है, सच बोले तो राम राज्य बस दो ही जगह पर आया है, जनता एनआरसी पर मुहर लगाई, उत्तराखंड और हिमाचल ने, बाकी भारत कब जागेगा ये पूछा है विंध्याचल ने। महाराष्ट्र के हालातों पर तो रक्त हमारा जलता है, बांग्लादेशी तान के सीना जब धरती पर चलता है, वीर मराठों ने जो भूमि रक्त से अपनी सींची है, उस धरती पर हरे रंग ने लक्ष्मण रेखा खींची है। पर आशा के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं, आज नहीं तो कल हम सबको, आज नहीं तो कल हम सबको ऐसा ही बिगुल बजाना होगा। किसी भी बिल में हो घुस बैठिए, उन सबको भगाना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल आपके सामने लेकर आया हूं। हिमाचल उत्तराखंड में घुसपैठियों को जिस प्रकार से भगाया जा रहा है, जनता एनआरसी लेकर हम महाराष्ट्र में आंदोलन करें, लेकिन सुदर्शन पर जब से यह घोषणा हुई है हिंदी में, तब से कई राज्यों में इसकी कार्रवाइयां भी शुरू हुई है, कई जगह धरपकड़ शुरू हो गई है, इनकी गिरफ्तारियां शुरू हुई है। महाराष्ट्र में तो खैर बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल ही रही है, लेकिन मैं आपके सामने आज जो लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं कि कैसे हम आपको उत्तराखंड और देवभूमि हिमाचल के नागरिकों से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आइए पहला वीडियो आपको दिखाता हूं, कैसे वहां पर पूछताछ करें, इसको सोशल पुलिसिंग कहते हैं। आम हिंदू, आम नागरिक, आम हिमाचली, आम उत्तराखंडी अपने राज्य में आने वाले लोगों के बारे में पहले तो स्वागत के मुद्रा में होते थे। कोई भी आता था तो वहां के भोले भाले लोग, उनको लगता था कि बस भगवान की तरह, किसी अतिथि की तरह उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अब उनके ध्यान में आ गया कि डकैत, घुसपैठ, ये भले ही अपना पहनावा, अपना चेहरा या अपना पहचान छुपा कर आ जाए, इनको मानवता से देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पहला वीडियो, जैसे कैसे यहां पर पूछताछ हो रही है। तेरे को भगा दिया था ना, भगा दिया था तेरे को, ऊपर से नीचे से भगाया था तेरे को, भगाया था, भगाया था ना, भगाया था ना। कोई बात नहीं सर, क्यों आया हैं? बदतमीजी की, बदतमीजी, बदतमीजी करके भाग रहा है नीचे से। तेरे को जब तेरे को भेजा नीचे से, तू यहाँ क्यों आया? चल बाइक क्यों आया? चल बाइक लगा, आधार कार्ड दे, मुर्गा बन, मुर्गा बनाओ इसका, चल मुर्गा बन, मुर्गा बन। तेरे को बोला ले आओ मेरी तलवार का डिजारा पैन है नीचे, इसको काट ही देते हैं आज। कट मेरी तलवार, गाड़ी से तलवार ले आया यार तू। चल पहले मुर्गा बन, मुर्गा बन, आधार कार्ड दे, मुर्गा बन। तेरे को नहीं आधार की तेरी माँ की, हम देखते आधार कार्ड, तू उतर। मुर्गा बन, मुर्गा बन कर, तो तलवार का डुप्पा है जो काटते इसको, ढंग से बन। कान कैसे पकड़ते हैं? तेरे को जब गाँव से भगाया तो क्यों आया? मुर्गा बन ढंग से, सड़क काटना मैंने भी। तेरे को जब नीचे से भेजा क्यों आया तू? मुर्गा बन। जब तेरे को बोला, जब एक बारी भगा दिया गांव से, तो गाँव से नीचे से भेजा तू यहाँ जगह में आ गया यार। सर कोई बात नहीं सर, आगे नहीं आऊंगा सर। बिल्कुल बना रहा तू, बंद होगा, आगे नहीं आऊंगा सर, कोई बात। इसमें मुर्गा बनाना उतना बड़ा अपराध नहीं है। कुछ लोग कह रहे कि भाई ये तो गैर कानूनी बात है, छापड़ मार रहे, मुर्गा बना रहे। अरे किसी राज्य में बिना अनुमति दूसरे देश के नागरिक घुसेंगे तो उनका फुल माला लगाकर और गांधी की तरह हाथ जोड़कर, मुंह बंद कर, आंखें बंद कर, कान बंद करके स्वागत नहीं होगा। ये रवैया समर्थनीय इसलिए है क्योंकि बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुरक्षा की है। और इसलिए उत्तराखंड और हिमाचल के ऐसे वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेंगे जिसमें घुसपैठियों को सीधे सवाल पूछा जा रहा है। घुसपैठियों पर प्रवेश लगाना, प्रतिबंध लगाना, हिमाचल में
सामाजिक पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग का एक बड़ा आंदोलन है। ऐसा ही एक आधार कार्ड चेक करने वाला वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, और इससे घुसपैठिए आने से बच रहे हैं। ऑडियो के साथ सुनाइए। कितना टाइम हुआ यहाँ पे आते? मुझे 1 साल हो गया। हैं? 1 साल। 1 साल। जब तो आप यहाँ पे आए थे ना, तो आपने यहाँ पे रहने लगे आप, तो आपने अपनी वेरिफिकेशन आकर थाने में करवाई थी? नहीं, मैं काम करने आया हूँ। काम करने तो आया ना भाई, मैं समझ गया तेरी ऐसा बात। कुछ नहीं तो करा। यहाँ रह रहा है ना, यहाँ रहने के लिए तेने नज़दीक थाने में अपना नामांकन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया? नहीं जी, ऐसा नहीं कुछ करवाया। क्यों नहीं करवाया? पता ही नहीं है इस बारे में। अभी जाके करवा के आएगा? करवा के आएगा कि भाई मेरे यहाँ पे इस नाम की मेरी सैलून चलाता हूँ मैं, यहाँ रहता हूँ मैं। अरे ऐसे तो हम बहुत सैलून में बदलते रहता हूँ, मतलब कि मेरे तो कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आधार कार्ड है तेरे पास? दिखा जरा, दिखा जरा ला। अंदर ही आइए। चल अंदर चल, दिखा ही लेता हूँ। बोल रखा ये है आधार कार्ड भाई, सहारनपुर का है रहने वाला। कहाँ है घर? मेरा यूपी में। यूपी में। कितना टाइम हुआ यहाँ पे आते? मुझे 1 साल हो गया। हैं? 1 साल। 1 साल। जब तो आप यहाँ पे आए थे ना, तो आपने यहाँ पर रहने लगे आप, तो आपने अपनी वेरिफिकेशन आकर थाने में करवाई थी? नहीं, मैं काम करने आया हूँ। काम करने तो आया ना भाई, मैं समझ गया तेरी ऐसा बात। कुछ नहीं तो करा। यहाँ रह रहा है ना, यहाँ रहने के लिए तेने नज़दीक थाने में अपना नामांकन करवाया? कि यहाँ पर अब्दुल का आधार कार्ड चेक किया गया। इसके बाद गोलगप्पे वाले के पास भी आईडी नहीं मिला। ये वीडियो दिखाकर मैं वहां के जो सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़े उनके पास जाऊंगा, लेकिन जरा गोलगप्पे वाले को तक नहीं छोड़ रहे। देखिए कहाँ का रहने वाला है? यूपी का। यूपी का? हाँ, कौन सी जगह? झांसी। झांसी। यहाँ पे तुमने पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करवाया अपना कुछ? दिए थे मैं एक बार ना जमा, है? कागज करवा दे जमा ना। एक बार नहीं, वो सिर्फ 1 महीने की तक या 3 महीने तक वैलिड होता है। फिर नहीं मान। पता नहीं है तेरे को? हमारे को नहीं है पता। अपने कागज कहाँ है तेरे? दिखा जरा। अभी नहीं ले रखा। आधार कार्ड कहाँ है तेरा? रूम में रखा है सब। तेरे को पता नहीं आइडेंटिटी? ये काम करना, फेरी का काम करना या गोलगप्पे का काम करना, हमेशा इधर उधर जाना, तो हमेशा अपनी आइडेंटिटी साथ होनी चाहिए। पता है ना? है तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर रखाओगे तो फोन पर मंगा दे। है मंगवा ले अभी। फोन पे क्यों मंगवाना? कहाँ रहता तू? क्या रहता मकान मालिक का नाम क्या है? मकान मालिक का राजू। राजू? कहाँ से है राजू? यहीं ऊपर को आधार कार्ड दिखा जरा मेरे को अपना। आधार कार्ड तो मेरे पे फोटो भी कार्ड नहीं है पूछे रखा? जा रहे हैं और ये कार्ड नहीं मिल रहे। गोलगप्पे वाला अभी तक 4 वीडियो आप देख चुके हैं। अब नाई देखिए, नाई को भी पूछा तो आधार कार्ड, पहचान पत्र नहीं मिला। हालांकि आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं, ध्यान रखना, लेकिन वो तक नहीं मिला। सुनिए, देखिए। जिस दिन आप यहाँ पे आए ना, उसी दिन आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एंट्री करानी पड़ती है अपनी। कितने दिन के लिए आप आए हैं? 1 महीने के लिए आए, 6 महीने के लिए आए, वो पुलिस पूरा रिकॉर्ड देखता है आपका, ठीक है ना? वो चीज़ आपको, आप बोल रहे कि भाई हमारा सैलून जम्मू में सैलून चलता है। आपका क्या भरोसा? आप जम्मू चले जाएंगे, यहाँ पे कोई क्राइम करके कुछ करके चले गए, कोई भरोसा नहीं है भाई, किसी का कोई भरोसा नहीं। जगह ठीक है, वो एंट्री जरूरी है करानी, मैं नहीं मानता इस बात को। तो आज जाओ ना, पहले जाके करवा लो आप अपनी एंट्री। करवाने में क्या है आपको? क्या दिक्कत है? देख लो भाइयों, मैंने बोल दिया आपको, मेरा काम है आपको अवगत कराना। अगर आप नहीं सुधरे या अवगत नहीं हुए नहीं, तो आप नेक्स्ट बार कुछ ना आओ, कुछ आपको सबूत के साथ कुछ ना कुछ फिर बाद में ऐसा ना हो कि कहीं बाद में पूरा संगठन आ जाए और आपको बाद में फिर मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत वाला काम हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हारे को भी दिखा रहा हूँ और अपने आप को भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? इसीलिए मैंने मेरे मैं देश भर के नागरिकों को अपील करता हूं, जरा हमारा मिस कॉल नंबर भी चलाइए। जनता एनआरसी के समर्थन में, अगर आप चाहते हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है तो जनता एनआरसी के समर्थन में आप मिस कॉल करिए। आपके पास अगर किसी का जानकारी है कि ये घुसपैठिया हो सकता है तो हमारे कॉल सेंटर नंबर भी अलग से, वो भी हम आपको बताते हैं, उस पर भी आप फोन करिए ताकि आपको जनता एनआरसी की पूरी जानकारी मिले। एक और फेरी वाले को भी पकड़ा है, वो क्या कहता है ये भी जरा दिखाते हैं। देखिए, तब तक ये मिस कॉल नंबर आपके सामने है, 9209204204 पर कॉल करिए। इस नंबर को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करिए।
और इनसे कॉल गया, ये और लोग ले बनाया, मेरा नहीं। अच्छा, मुझे नहीं ना है। बनाना। तो बिना परमिशन से कैसे बेच रहा मेरे भाई? तो परमिशन तो लाना पड़ेगा ना। बरजीत नाम इस बंदे का, इसके पास मेरे भाई परमिशन नहीं है। जहाँ भी गांव में आएगा तो एक बार चेकिंग कर लेना पंचायत में ना। ये दो लोग भाइयों यहाँ बस स्टैंड में है भी। इन दोनों के पास एक आधार कार्ड नहीं है, दूसरे के पास परमिशन है और विदाउट बिल है। आप मत करो, ये ठीक है। आधार कार्ड भी है, बिल भी है, सब है, कम कोई नहीं आने वाले। अब देखिए, अब अगर हमारे गेट जुड़ गए तो मैं जरा उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन फर्जी कागज लेकर घूम रहा फेरी वाला भी पकड़ा गया है। देखिए कैसे पकड़ा जाता है, क्या कहा जाता है। अगर आप पूछना शुरू करेंगे। थाने में? जी। अच्छा, कितने दिन हुए यहाँ आके? 2 दिन हुए जी। 2 दिन हो गए? जी। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 1/1/2003 है जी। 1/1/2003 है? जी। अच्छा, कहाँ रहते? ऑटो में रहता हूँ जी। तुम्हारे को पता नहीं है कौन सा मतलब थाने की परमिशन, जहाँ जिस थाने की परमिशन हो वहीं घूम मेरे को सकते पता नहीं तुम। था सर जी। ये स्टैम्प ही है, सिर्फ साइन का है। वहीं साइन क्यों नहीं हुआ साइन क्यों नहीं इसमें? है इसमें? स्टैम्प ही है। अटेस्टेड क्यों नहीं हुई है? ये यहाँ पे उन्होंने मोहर मार के दी थी जी। अरे बस साइन होते मेरे भाई उसमें। अब मैं अतिथियों के पास चलता हूं और भी कई डॉक्यूमेंट और कई वीडियो हमारे साथ है। अभी इस समय आपके स्क्रीन पर हम 8 लोग आपको इस पूरी घटना की जानकारी देने के लिए हैं। पहले जरा हिमाचल वालों के पास ही चलते हैं, जिसमें आपके सामने ये सारी जानकारी आपने अभी देखी। मैं हमारे विनोद पाठक हिमाचल से ब्यूरो चीफ जुड़े हैं। विनोद, काफी वीडियो आ रहे हैं, इसका मतलब जनता सजग हो चुकी है और लोगों को आईडी मांग रही है। विनोद, सर, जब से हिमाचल में ये मस्जिद का मुद्दा चला है, हिमाचल में लोग जागरूक हो चुके हैं और बाहर से आने वाले जो भी घुसपैठ है उनका चेक किया जा रहा है। अब पूरे हिमाचल के जो गांव हैं, क्योंकि हिमाचल के जो एक भोले भाले लोग रहते हैं यहाँ पर, गांव में जाके लोग घुसपैठ बना रहे थे, लेकिन गांव में लोग अब जागरूक हो चुके हैं। बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और कई लोग इसमें फर्जी भी पाए गए हैं। शिमला के यहाँ भी कई साधु संत बन के आते थे, वहां भी चेक किया गया, लेकिन वो फर्जी निकले। शिमला के अभी घनाटी का वीडियो आया है, धामी का वीडियो आया है कि जिसमें फर्जी तरह से लोग यहाँ पर जाके किस तरह से गांव में अपनी फेरी करते थे और इस तरह से यहाँ आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। आज ये बीते दिनों एक शिमला में भी इस तरह का मामला सामने आया, जिसमें एक जिहादी ने एक महिला के साथ छेड़खानी की और उसमें पुलिस में मामला गया, लेकिन पुलिस में उसे बेल पे छोड़ दिया गया, जबकि लोगों का कहना है कि ये गलत है कि पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन बाहर से आने वाले घुसपैठियों को लेकर हिमाचल में सब जगह लोग जागरूक हैं और हिंदू संगठन जितने भी हैं इनके खिलाफ खुद कार्रवाई कर रही है। सरकार कार्रवाई करे ना करे, लेकिन हिंदू खुद जा चुका है और इस पे कार्रवाई कर रही है। लेकिन शिमला पुलिस ने भी इसमें अब अपना पहल कर दी है। बाहर से आने वाले अभी तक 1800 लोगों का पंजीकरण किया है और थाने में सभी को निर्देश दिए हैं कि बाहर से आने बाकी वाले राज्यों को के लिए बड़ा नहीं है, जितने भी है, लेकिन देवभूमि के लिए बड़ा है, क्योंकि जहां पर एक भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था वह 1800 रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है। हमारे साथ राजपूत जी जुड़े हुए हैं, मैं उनके जितेंद्र राजपूत। आप जरा बताइए, हिमाचल में आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका म्यूट अनम्यूट करिए माइक, बोलिए। जी सर, नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। और जैसा कि थोड़ा आपने कैमरे बताया में पास में महोदय आइए, बहुत दूर बैठे आप। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसा आप अभी डिस्कस कर रहे हैं इस डिबेट में कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से दिन प्रतिदिन अवैध घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं और हमारे चाहे लैंड हो, लब हो, कारोबार हो, हर तरह के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन इस घुसपैठ के साथ साथ अगर हम बात करें तो जब ये घुसपैठ होती है तो इनके पास दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करें तो वो बिल्कुल नहीं मिलती है। और इसको लेकर के स्थानीय जनता काफी आक्रोशित है और सभी हमारे संगठन के जो लोग हैं जनता के साथ मिलकर के पुलिस को अपने साथ कनेक्ट करके काम कर रही है। और जो इस तरह के अवैध घुसपैठिए हमारे प्रदेश में या हमारे जिले में घुसे हैं उनके बारे में जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते रहिए। जी जी बिल्कुल जी। ये हमने जो ये मुहिम शुरू करी थी जिला कुल्लू के अंदर, ये हमने अगस्त महीने में शुरू करी थी और अभी तक यहाँ पे कम से कम तो 400 से 500 लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा चुका है, जिनके अंदर अगर उनकी हम बात करें, जब भी इनसे पकड़ा जाता है, इनको पूछा जाता है तो ये हमेशा यही बहाना लगाते हैं कि हम पिछले कल आए थे और अभी हमें पता नहीं है। थाने की एंट्री इनके पास नहीं होती है, जो सामान ये बेच रहे होते हैं उसका बिल इनके पास नहीं होता है
और जो कस्टमर को बिल देना चाहिए वो बिल भी इनके पास नहीं होता है। और अगर किसी थाने की एंट्री इनके पास है तो उस थाने की एंट्री के अलावा ये दूसरे क्षेत्र में जाकर के फेरी लगा रहे होते हैं, विदाउट एनी वेंडिंग लाइसेंस ये कार्य कर रहे होते हैं। तो जिसको लेकर के हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल का डाटा जो सूत्रों के माध्यम से पता चला था, वो यहाँ पे लव जिहाद को लेकर के देखें तो लगभग 3000 से 4000 माताएं बहनें यहाँ से लापता हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी प्रशासन के पास या उनके घर वालों के पास नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह से जो अवैध गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश की सरकार को और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई भी गंभीरता पूर्वक कार्य जो लिया गया हो ऐसा कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। बल्कि कई जगह पे तो ऐसा हो रहा है कि जो हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे हिमाचल स्थानीय नागरिक हैं, अगर वह इन अवैध फेरी वालों से पूछताछ करते हैं तो जो प्रशासनिक अमला है वह सबसे पहले जो तंग करता है वह हमारे स्थानीय लोगों को तंग करता है कि तुम लोग इनको रोक नहीं सकते, तुम लोग इनको पूछ नहीं सकते, तुम इनकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो यह भी एक गंभीर मामला है। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस विभाग है और हमारे जो स्थानीय अधिकारी हैं या पंचायत प्रतिनिधि हैं, वह सभी मिलकर के इसकी कार्रवाई को थोड़ा और मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में जो हम इस्लामिक जिहाद की बात कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो विदेशी घुसपैठिए हैं, चाहे रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये दिन प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश में आकर के हिमाचल प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बेटियां इनसे बड़ी परेशान हैं। बाजार का माहौल खराब हो रहा है, स्थानीय माहौल खराब हो रहा है, ताकि इसको रोका जा सके। बिल्कुल। और आपने जो आंकड़ा बताया, ये आंकड़ा तो वो है जो रजिस्टर हुआ है, जो रजिस्टर नहीं हो पाया, वो लड़कियां जो गायब है वो नाम अलग है, जिनके माँ बाप समाज में आकर बोलना नहीं चाहते वो नाम अलग है। और इसलिए यह आंकड़ा बहुत बड़ा खतरनाक है। और ये केवल लव जिहाद के केसेस है, इसके सिवा भी और कई अपराध है जिसमें घुसपैठियों को बड़ा सबाक करते हुए देखा गया। हमारे साथ ठाकुर जी है देवभूमि संघर्ष समिति के। जरा आप बताइए मदन ठाकुर जी, और क्या क्या हो रहा है? अपने आप को अनम्यूट करके बोलते जाइए। हाँ, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अभी जितेंद्र जी ने बताया कि जो परिस्थिति है वो बहुत गंभीर परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो आम जन लोगों के ऊपर केस बनाती है, किसी भी जो प्रवासी व्यक्ति है उसके ऊपर कोई केस नहीं बनाया जाता। जैसा कि अभी विनोद जी ने बात की कि संजौली क्षेत्र में कल ही एक महिला के साथ अश्लील हरकतें इस मुसलमान द्वारा की गई, परंतु उसे आज बेल पे छोड़ दिया गया। क्या वो लोग हिमाचल प्रदेश के, क्या हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है हिमाचल प्रदेश का जो सद्भावना को क्या बिगाड़ना चाहती है? कुछ एक लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले एक वामपंथी लोग आए जिन्होंने कहा कि आप आपसी सौहार्द ना बिगाड़े, हमें भाईचारे में रहना चाहिए। मैं उन लोगों से भी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो लड़की जिस हमारी बहन को कल छेड़ा गया, तो कल आपने क्या उस मुसलमान को अपने घर बुलाना चाहिए था? आप लोगों को, वामपंथी लोगों को, आपको घर बुला के उसे कहना चाहिए कि मेरी घर में जवान माँ है, मेरी घर में जवान बेटी है। ये लोग वामपंथी और कुछ एक लोग विशेष वर्ग के यहाँ पे लोग हैं जो इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार पूरी तरह से इन लोगों का समर्थन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में डुप्लीकेट चीजें ये लोग बेच रहे हैं, ये लोग बिना जीएसटी के काम कर रहे हैं, ये लोग चिट्टा सप्लाई का काम कर रहे हैं, सब्जियों पे और फलों पे इन लोगों का पूरा नियंत्रण है। हिमाचल प्रदेश में पूरी सप्लाई, चाहे आप रोमाणु से लेकर किन्नौर तक की सप्लाई हो, पूरा नियंत्रण इन लोगों का है और उसके माध्यम से ये चिट्टा सप्लाई कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश को इन्हें माहौल बिगाड़ के रखा है। और जब कोई मुसलमान चिट्टा सप्लाई में पकड़ा जाता है तो यहाँ का प्रशासन उसे बिल्कुल गायब कर देते हैं। उसके बारे में ना तो कोई मीडिया में फोटो आती है, ना कोई न्यूज आती है, बिल्कुल नाबूद कर देते हैं, गायब कर देते हैं। वो दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये कैंसर है, इसका इलाज बहुत जल्द होना चाहिए, वरना एक दिन बांग्लादेश यहाँ पे भी बन जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर से जब हमारे ब्राह्मणों को भगाया गया था तो वो पीड़ा आज तक वो लोग झेल रहे हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में यदि ऐसा हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आज हमारा समाज जाग चुका है। यहाँ पे सभी सनातनी जाग चुके हैं। हम निरंतर प्रयास में हैं कि यहाँ पे पहले मस्जिद को उखाड़ा जाए,
पुलिस प्रशासन यदि कार्रवाई करती है तो ये कार्रवाई करे, अदरवाइज हमने हर पंचायत में रेजुलेशन पारित करके इन फेरी वालों को हमने कहा है कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे। मैं आपके माध्यम से और एक बात कहना चाहूंगा कि पुलिस कौन होती है इन लोगों को जो फेरी लगाने आते हैं, इन लोगों को गांव में भेजने की? क्या पुलिस के पास बेचने की अथॉरिटी है? जब तक फॉर्म 12 की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इन लोगों को आप गांव में कैसे भेज सकते हैं? ये कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन की मिलीजुली भक्त है ताकि हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। यहाँ पे भी मनोहर हत्याकांड दोबारा हो, यहाँ पे उन्ना जैसा कृत्य दोबारा हो, संजौली जैसा कार्य दोबारा हो, भू अधिग्रहण किया जाए, यहाँ पे सड़कों पे अतिक्रमण किया जाए। ये बीमारी है जनाब, इस बीमारी को कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी को दूर करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इस बीमारी से हमें अपने बच्चों का भविष्य सुदृढ़ करने के लिए कार्य करना पड़ेगा और पूरा हिमाचल प्रदेश एकजुट है। आने वाले समय में इन लोगों को दूर से देखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग जाया करते थे। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं, हालांकि जरा वो उत्तराखंड से है कि हिमाचल से, मैं जानना चाहूंगा। स्क्रीन पे लीजिए पैनल को। हमारे साथ कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है गिरिराज किशोर जी। आप थोड़ा सा, मेरे पास यहाँ जानकारी नहीं, आप हिमाचल से है कि उत्तराखंड से हैं? उत्तराखंड, सुरेश जी उत्तराखंड से। उत्तराखंड से है तो हिमाचल के कांग्रेस वाले तो फिर भी बाहर वालों को निकालो अभियान में प्रत्यक्ष साथ दे रहे हैं, वहां के मंत्री भी सदन में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई पहल, ऐसी कोई पॉजिटिव एक्टिविटी उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखी है। क्या कहेंगे? सुरेश जी, उत्तराखंड में देव तुल्य जनता वास करती है, 4 धाम यहाँ पे विराजमान है सुरेश जी, लेकिन बड़ी सरल जनता है उत्तराखंड क्या? आप सुन लीजिएगा सुरेश जी, अगर घुसपैठ एलिमेंट 4 धाम वहां पर है, ये बताने वाली बात नहीं है, वो सभी जानते हैं, उसमें नया क्या बता रहे हैं आप? सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, कुछ बात रख रहा हूँ आपके आगे। अगर कोई बैड एलिमेंट वाकई अगर उत्तराखंड में घुस रहा है, कोई घुसपैठिया, वाकई वो बैड एलिमेंट जो है अपना कोई आपराधिक कृत्य को अंजाम दे रहा है उत्तराखंड में, तो ये ड्यूटीज, ये सवाल जो है सरकार से बनेंगे ना सुरेश जी। भाजपा शासित है 7 वर्षों से उत्तराखंड में। आज अगर वो बैड एलिमेंट आके वाकई कोई अपराध अगर करता है उत्तराखंड में, तो वो ड्यूटी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। बिल्कुल, सरकार में जो प्रशासनिक अमला है, सरकार में जो प्रशासनिक अमला है, निश्चित रूप से उसको अलर्ट होना का लास्ट मोमेंट में सरकार पर अलर्ट हो रही है सुरेश जी। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि राज्य की स्थिति क्या है, प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे अलर्ट होते हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं है उसका जो बैड एलिमेंट घुस रहा है। आज जितनी भी बातें हो रही है, एक संगठन जो है पर्टिकुलर जा रहा है उसके पास और वो सवाल जवाब कर रहा है। अगर सरकार अलर्ट मोड में हो, अगर सरकार प्रशासन वाकई उस कार्य को अंजाम दे जो संगठन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपराधिक जो गतिविधियां हैं, जो मैंने आपसे कहा कि देवतुल्य जनता है उत्तराखंड में जो बात कर रही है, बड़ी सरल जनता है। निश्चित रूप से अगर ये सारी चीजें होती हैं, सरकार अलर्ट मोड में आती है, सरकार पर अगर वेरिफिकेशन करती है, तो निश्चित रूप से ये सारी घटनाएं घटित नहीं होंगी सुरेश जी उत्तराखंड में। लेकिन इसमें इनिशिएटिव सरकार को लेना होगा। सरकार को इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ, इस जनमानस के साथ, जो सरल जनता में बता रहा हूं जो बात कर रही है उत्तराखंड में, उनके साथ संवेदनशील होकर जुड़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर ये सारी चीजें होती है तो उसके परिणाम भी सुखद होंगे सुरेश जी। ये कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में वाकई इस बात को बार बार कह रही है कि सरकार अलर्ट हो, सरकार लास्ट मोमेंट पे अलर्ट होके ये सारी चीजें जो सामने विजुअल्स आ रहे हैं, निश्चित रूप से कष्टप्रद है, दुख इससे हो रहा है। नहीं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग आंदोलन के रूप में विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं? आप आंदोलन हाथ में क्यों नहीं ले रहे कि घुसपैठियों को बाहर निकालो उत्तराखंड से? सुरेश जी, लगातार करण महाराज जी हमारे पीसीसी एसओसी पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में अगर ये बात रखी जा रही है, वाकई सरकार के आगे सवाल बनते हैं। आप स्वयं सोचिए सुरेश जी, 9 पर्वतीय क्षेत्रों में, 9 पर्वतीय राज्यों में
आप पहले पायदान पे महिला अपराध के क्षेत्र में इस प्रदेश को लेके आ गए। प्रदेश जो है वाकई महिला अपराध के क्षेत्र में जो है आज जननी बन चुका है। सवाल क्यों नहीं बने? चलिए, बात घुसपैठियों की हो रही है, आप राजनीति मत करिए। हमारे साथ यहाँ पर राकेश उत्तराखंडी है। राकेश, आप पिछली बार भी आप जुड़े थे और हम लगातार हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हमारे किसी भी राज्य में अगर कोई सकारात्मक पहल होती है तो हम उनके साथ है। आपका क्या कहना है राकेश? सुरेश भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर हमें अपना बात रखने का सुदर्शन पर मौका मिलता है। मैं आपको बात बताऊं तो गिरिराज जी भाई साहब कह रहे थे कि उत्तराखंड में करण मेहरा जी कर रहे हैं। बिल्कुल ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड का माहौल खराब कर रहे हैं। यदि हम कहीं बात उठा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे शांति नहीं चाह रहे हैं। सुनिए जो षड्यंत्र है। जबकि मैं बता देना चाहता हूँ सुरेश भाई साहब, उत्तराखंड के अंदर यदि उत्तराखंड का माहौल खराब हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पूर्व की कांग्रेस सरकार है, जिसने इनके सभी मदरसों को फंडिंग करी, सभी के सभी सरकारी योजनाओं से इनके कब्रिस्तानों की लाइनें लगवाई, कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई और लाखों रुपए जो हिंदुओं के मंदिरों से आते थे वो मुसलमानों को उत्तराखंड के बांटने का काम किया। क्योंकि उत्तराखंड 2000 में 1 लाख की जो जनसंख्या थी, आज 24 से अधिक लाख की जनसंख्या हो गई है। इसमें यदि जिस तरीके से संरक्षण देने का काम किया तो सिर्फ कांग्रेस सरकार ने किया है। फिर आपको बता दूं, परसों उत्तरकाशी के अंदर लाठी चार्ज हुई, उत्तरकाशी के अंदर जिस तरीके से खून खराबा हुआ, पत्थरबाजी हुई, उससे ठीक 1 दिन पहले कांग्रेस की उत्तरकाशी की लोग जाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को बंद कीजिए, यहाँ जामा मस्जिद है, ये है वो। शर्म आनी चाहिए कि पहाड़ियत और उत्तराखंडियत आप लोगों ने बेच दी है और बेचने के बाद तो भाजपा है कर रहे हैं। भाजपा पे कहीं उंगली नहीं उठा रहे। बिल्कुल भाजपा के लोग उंगली उठा रहे हैं, गिरिराज जी भाई साहब। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल गलत बात है कि मुसलमानों को संरक्षण है और आप हिंदू है। सबसे पहले राजनीति का बाहर में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो क्रिएशन भाजपा की है। आने के समय में उत्तराखंड की जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। मैं बताऊं कि परसों जिस तरीके से मैं तो कह रहा हूं कि डीजीपी उत्तराखंड को जांच करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एजेंट के रूप में नहीं, यदि भाजपा सरकार में तो आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? गिरिराज जी भाई साहब, विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं कि राजनीति? हरीश राव जी मैं चैनल पे आके डिबेट में इस बात को रख रहा हूँ कि वाकई अगर बैड एलिमेंट घुसा है तो सवाल सरकार से भी बनते हैं। भाई साहब लेकिन चलिए मैं थोड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता को कहूंगा कि आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ट्यून कर लीजिए। हम आपके पास दोबारा आते हैं, तब तक हमारे साथ पहला राउंड बाकी है। अभी भी हमारे साथ यहाँ पर जो अन्य अतिथि है उनके पास चलते हैं। देवेंद्र भसीन जी, आप क्या कहेंगे, कैसे इस सफाई अभियान को चलाया जा रहा है? सबसे पहले तो सुरेश जी, सभी पैनलिस्ट को और आपको बहुत बहुत नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जो देवभूमि की पहचान है उसको यथावत रखने के लिए कटिबद्ध है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार के जिहाद को सफल नहीं होने दिया जाएगा और इसीलिए लैंड जिहाद के खिलाफ जो है सरकार ने जो अभियान चलाया उसके तहत करीब 500 जो मज़ारें थी उनको हटाया गया और उन मज़ारों को जब हटाया गया तो उनके नीचे कुछ नहीं निकला और अधिकांश मज़ारें जो हैं वो सरकारी भूमि पर थी, वन विभाग की भूमि पर थी। लेकिन कांग्रेस के मित्र हमारी बहुत बड़ी बातें कर रहे थे तो उनको याद दिलाऊंगा कि आपकी कांग्रेस ने उस हमारे अभियान को, हमारे धामी जी के अभियान को आपने उसका विरोध किया था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय बोलिए आप। चलिए, शायद आपसे संपर्क टूट गया है, मैं दोबारा, हाँ बोलिए। थूक जिहाद के अंदर लोग जो है खाना बनाते हुए या चाय बनाते हुए थूक रहे थे। अब इसमें यह आदेश दिया गया है कि आप जो भी इस प्रकार का व्यक्ति होगा उसे 1 लाख तक का जुर्माना होगा, अन्य सजाएं तो होंगी और साथ ही सभी लोगों को लिखना पड़ेगा रेस्टोरेंट्स को कि यहाँ पर हलाल का मांस बिकता है या झटके का मांस बिकता है, क्योंकि हलाल मांस को जो है झटके के नाम पर या गलत तरीके से कह करके उत्तराखंड में बेचने के प्रयास हो रहे थे। इसके अलावा अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि वो हटाना चाहते हैं,
लेकिन मैं उनसे याद दिलाऊंगा कि बनफूलपुरा में क्या हुआ। बनफूलपुरा में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने पूरी वहां पर साफ करने का कार्य तय कर लिया था, तिथि तय हो गई थी और फोर्स पहुंच गई थी। लेकिन इन्हीं के कांग्रेस के विधायक उस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में, और जैसा कि न्यायालय में आमतौर पर होता है कि वहां से स्टे मिल गया। तो ये कांग्रेस की भूमिका रही है। और किसी भी जब हम हटाने का अभियान चलाते हैं तो उसके तहत जो है कांग्रेस जो है उसके विरोध में आ खड़ी होती है। हाँ, उत्तराखंड के अंदर एक नियम और भी है कि जो भी जो है किराएदार के यहाँ किसी मालिक मकान जो है अपने आवास पर जो है कोई किराएदार रखता है तो उसको तत्काल पुलिस में जानकारी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। इसके अलावा कई घटना ऐसी हुई है जबकि सत्यापन किया गया और बड़ी संख्या में जो लोग थे वो रातों रातों से गायब हो गए। देहरादून के अंदर जो है पलटन बाजार में एक युवती के संग छेड़छाड़ हुई, लोगों ने रिएक्ट किया और उसके बाद जब पुलिस ने सत्यापन करना शुरू किया तो अगले ही दिन जो है वो लोग वहां से भाग गए। तो इस प्रकार की जो घुसपैठ करने का प्रयास हो रहा है और स्थानीय स्थान पर जमीनें लेकर के और धार्मिक स्थल खड़े करके जो है षड्यंत्र जो है उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है ऐसे किसी। चलिए आपके पास दोबारा आता हूं। हमारे साथ जो अन्य गेस्ट एक बार उनके पास भी चलते हैं। आपको तब तक एक फेरी वाले के पास नहीं मिला सामान का बिल, ये वीडियो भी दिखा देता हूं आपको। लगातार मेरे पास ऐसे कई वीडियो है। फिर मैं कृपाल सिंह नेगी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को देखिए। बिल कहाँ है तेरा? न तेरे पास बिल है, पता नहीं चोरी का लाया है तुमने सामान। इसका बिल कट के आता है। ऐसा थोड़ी होता है यार, बिल कैसे कट के आ गया? तू तो चुरा के भी ला सकता है कहीं से भी, न तेरे पास बिल है। चोरी का माल थोड़ा बेचते हैं भाई। बिल दिखा इसका, बिल भी होना चाहिए तेरे पास। बिल कहाँ है तेरा? न तेरे पास बिल है, पता नहीं चोरी का लाया है तुमने सामान। इसका बिल कट के आता है। ऐसा थोड़ी होता है यार, बिल कैसे कट के आ गया? तू तो चुरा के भी ला सकता है। चलते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है, कैसे किया जा रहा है, थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं गेस्ट के पास चलता हूं। बहुत से लोग आज दर्शक भी अपनी बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय की कमी। कृपाल सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया अभी बाकी है। कृपाल जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ये इनका एक सोचा समझा षड्यंत्र है। जो ये फेरी वाले घूम रहे हैं, इनका काम सिर्फ अपना यहाँ पर माहौल खराब करना है, नशा बेचना है, चोरियां करना है और यहाँ की महिलाओं से छेड़छाड़ करना है। इनका कोई काम धंधा करना नहीं है कि यहाँ पर धंधा करेंगे। और ये आज हमारे पहाड़ तक घुस चुके हैं। कोई गौचर में घुस रहा है, कोई थराली में घुस रहा है, बल्कि मसूरी में भी यही कांड होगा। उत्तरकाशी में कुछ उग्रवादी तत्वों ने पुलिस के साथ पथराव कर दिया, जिसमें हमारी पुलिस नाराज हो गई। काफी लोगों के हमारे चोटें लगी। हम कतई नहीं बाबा विश्वनाथ के सर पे मंदिर ये मस्जिद चढ़ाई जाए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम आंदोलन करते रहेंगे। ये गंगा का उद्गम क्षेत्र है। 2-4 वो आते हैं हमारे तीर्थ स्थान, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये यमुनोत्री में वही थूक जिहाद करना चाहते हैं। इन्हें जरूरत क्या है? वहां पर जब बना हुआ है तो उसमें और ज्यादा करने की क्या जरूरत है? एक जमाने में किसी ने उनको एक घर बनाने के लिए किसी नौकर को जमीन दे दी, उसने मस्जिद खड़ी कर दी। क्या आवश्यकता वहां मस्जिद खड़ी करने की? 2000 से पहले तो कोई आवश्यकता नहीं थी मस्जिद की। ये जो भारी मुस्लिम व्यक्ति आ रहे हैं और यहाँ पर इतना बुरा हाल कर रहे हैं, इनका केवल गांव में हमारी कई बहन बेटियां हैं, शहर में तो लोग जागरूक हैं कि जो पुलिस के पास चल जाते हैं। गांव वाले तो बेचारे शर्म के मारे अपना रिपोर्ट भी नहीं लिखा पाते। कितने लोग हैं? तो ये पुलिस प्रशासन को इन पे एक तय करना चाहिए मापदंड कि ये बिना सत्यापन के किसी भी क्षेत्र में घूम ना पाए। जो चीता हमारी घूमती है उनसे पूछे कि कहाँ घूम रही है, क्यों घूम रहे हो, और ये नहीं पूछेंगे तो हम खुद अपने स्तर से पूछेंगे और जो भी फिर अपना उसके बाद कार्रवाई करेंगे हम अपने स्तर से करेंगे। हमें प्रशासन पे भरोसा है, लेकिन उससे पहले हम खुद भी करेंगे, क्योंकि अगर कोई हमारे घर में घुसता है तो सबसे पहले अपने घर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रशासन के पास जाएंगे हम बाद में। अब ये आंदोलन आगे क्या कैसे चलेगा, क्या होगा, लेकिन मैं उसके पहले एक फर्जी बाबा का भी वीडियो दिखा रहा हूं, ताकि महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, बाकी जगह पर आंदोलन चल रहा है, उनको पता चले कि अगर कोई बाबा भी बनकर घूम रहा है तो उसका आईडी मांगो, पकड़ो, चेक करो, पूछो क्या हुआ। देखो
ये क्या बनाया हुआ है तेने? ये क्या है? तू मेरे को जानता है? जानता है मेरे को? है? पहले मैंने पकड़ा था ना तू? पहली बार आया? तो तेरे को बताया नहीं किसने? बताया नहीं तेरे को किसने? वहाँ नहीं जाना। आधार कार्ड दिखा। आधार कार्ड दिखा। आधार कार्ड दिखा। हाँ FIR करानी है इसकी। नहीं मैंने ऐसा है ना, दोबारा नहीं पहनते हुए मेरे को दिखना चाहिए। इधर नहीं आना, हिमाचल ही नहीं आना। हिमाचल आना नहीं, काम करने आना, बाबे बन के नहीं आना। समझ गया ना? समझ गया? बाकी तो देखिए गले में क्या हाथी बांध दिया, कुछ भी बांध दिया। आप आस्था के साथ उसको देख रहे हैं, लेकिन वो प्रतिदिन 2-4 हजार रुपए तो कमा ही रहा है। उल्टा चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए, किस घर में कौन रहता है, कौन कितना दयालु है, घर में भिक्षा देने के लिए कौन आता है, इसकी एंट्री करवा के सीसीटीवी कैमरे कहां लगा है, सब कुछ रेकी करके फिर अपने गैंग को देता है। फिर वो घुसपैठियों की गैंग उस एरिया में डकैती, चोरी, लूटपाट सब कुछ करती है। और इसलिए आपको ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आईडी मांगना आपका अधिकार है और आपने वो निभाना चाहिए। हमारे साथ जो दर्शक है, उन्होंने एक वीडियो अभी दिखाने के लिए दिया है, जरा उसको दिखाकर मैं उनके पास चलता हूं। इस वीडियो को भी देखिए। भाई ये 2 बंदे हैं बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन के घूम रहे हैं। उम्र बता रहे 32 साल और आधार कार्ड पे इनकी उम्र 1196 है। दिखा भाई अपना आधार कार्ड दिखा। ये दूसरा बंदा है, इसकी उम्र भी है 1190। एक बता रहा अपनी उम्र 32 साल। आपकी कितनी होगी उम्र? ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ये चंडीगढ़ नंबर गाड़ी है, पता कहाँ से लेके आए और ये सामान बेच रहे हैं। ये कर रहा था, फिर मैं इसे ना कर रहा था, मैं कहा वही चल लिया अपने भाई जी। ये दोनों बंदे हैं। मैं जरा जितेंद्र राजपूत हमारे साथ है, जिन्होंने इस वीडियो को हमको दिखाया, जरा उनसे समझना चाहेंगे। जितेंद्र राजपूत जी, क्या है ये जो आपने अभी वीडियो दिखाने के लिए कहा था? क्या बेच रहे थे, कहाँ पकड़ा गया था? जी सर, यह जो वीडियो है ये अभी हार्डली 4 से 5 दिन पहले का है। जिला मंडी के कटौला नाम के स्थान का है। वहां पर हमारे स्थानीय लोगों ने संदिग्ध अवस्था में इस अल्टो कार को घूमते हुए देखा। ब्लैक कलर की अल्टो थी, चंडीगढ़ नंबर था। जब इनको रोका गया तो इनको बाहर उतार करके बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पूछताछ की गई। इनके जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो केवल आधार कार्ड इनके पास अवेलेबल था ऑन द स्पॉट। उसके अलावा इनके पास ना तो गाड़ी के आरसी थी, ना ड्राइविंग लाइसेंस था, ना इंश्योरेंस थी। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये 2 गैस के चूल्हे अपनी अल्टो गाड़ी में डाल करके बेचने के लिए घूम रहे थे। ऐसा बता रहे थे कि हम बेच रहे हैं, इसको फेरी लगा रहे हैं। लेकिन एक अल्टो गाड़ी लेकर के, जिसके ना तो कोई कागजात इनके पास थे, ना ड्राइविंग लाइसेंस था, ना इंश्योरेंस थी, ना कोई पुलिस की एंट्री थी। और इनका जो रहने का स्थान था वो जिला कुल्लू में बजौरा नाम के स्टेशन पे ये लोग वहां पे रहते हैं। जब इनसे पूछताछ की गई मैंने, और ये बजौरा से पहुंच गए कटौला। और जब कटौला इनसे पूछा गया कि तुमने पुलिस में एंट्री क्यों नहीं कराई भाई, तब ये कहते हैं जी हम तो अभी पिछले कल ही आए हैं। पर ये पिछले कल आए और आज ही ये पहुंच गए कटौला जाकर के। वहां पर जब इनसे पूछताछ की गई, इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए, ना इनसे परचेजिंग बिल मिला, ना इनके पास कस्टमर बिल की कॉपी मिली। लेकिन सर, मैं आपके इस राष्ट्रवादी चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जब हमारी स्थानीय टीम ने एक भारतीय नागरिक होने के नाते कानून को मानते हुए, संविधान का पालन करते हुए पुलिस को कॉल किया, वहां पे नांडली पुलिस चौकी है। तो उनको कॉल किया तो पुलिस, हाँ बोलिए। जी, जब वहां पे कॉल किया गया तो पुलिस के पास इनको वहां पे ले जाया गया। वहां पे जब ले जाया गया तो आपको जान के हैरानी होगी और समस्त दर्शकों को और हमारे जो भी गेस्ट हैं सबको जान के हैरानी होगी कि वहां से जो पुलिस के अधिकारी थे, जो वहां पे एसआई थे, वह खुद उस समय मौके पे मौजूद थे। उन्होंने इन लोगों को बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए, इनका ना कोई चालान किया गया गाड़ी का, ना इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की गई, इनको बड़े आराम से छोड़ दिया। 2-4 बातें बोली और इनको बोला तुम लोग वापस जाओ।
जब इसकी पूरी जांच पड़ताल अपनी टीम के माध्यम से की गई तब हमें पता चला कि वह जो अधिकारी है वह भी धर्म विशेष से था और वह बजौरा से ही रहने वाला एक स्टेशन पड़ता है वहां पे नगवाई वाले एरिया से वो रहने वाला व्यक्ति है। और ये जो लोग जिस मकान मालिक के पास रहते थे, मेरी उससे व्यक्तिगत तौर पे बात हुई, उन्होंने बताया कि यह जो लोग हैं पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं। इनकी गाड़ी का हमने एम परिवहन पे डिटेल निकाला तो इनके जो है गाड़ी के चालान भी और रखे हैं 3 कुल्लू, बंजार और मनाली के स्टेशन पे। राइट सर, जब इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स की डिस्क्रिपेंसी थी, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे आधार कार्ड के अलावा, और यह व्यक्ति जो है अपने थाना क्षेत्र में भी इन्होंने एंट्री नहीं करवाई है, उसके अलावा वहां से कम 50 किलोमीटर दूर जाकर के गांव के दूर दराज क्षेत्रों में घूम रहे हैं और 2 चूल्हे पकड़े हुए हैं इन लोगों ने सिर्फ, और 2 चूल्हे अल्टो में डाल करके ये 2 व्यक्ति हमारे दूर दराज के जो गांव क्षेत्र है वहां पे जाकर के बेच रहे हैं। तो इनके ऊपर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? हम फिर प्रश्न उठाते हैं कि हमारी माताएं बहनें पिछले 2-3 साल से 3 से 4 हजार की संख्या में लापता है जिनका पता नहीं है। और आपको जानकारी देना चाहूंगा, जो हमारा कटौला क्षेत्र है यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। हमारी माँ बहन बेटी अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या घर गांव के काम के लिए जंगल में को कुछ नशीले पदार्थ सुंघा करके उनको ले जाते होंगे, किडनैप कर देते होंगे। ये 2 चूल्हा बेच करके कौन सी आर्थिकी चमका रहे हैं अपनी? कौन सा रोजगार कर रहे हैं? और अगर रोजगार कर रहे हैं, रोजगार करने से हम लोग नहीं रोकते। अगर भारतीय नागरिक हैं, आप रोजगार करिए कहीं भी आप करके, लेकिन आपको रूल एंड रेगुलेशंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार बनाए गए हैं सभी के लिए, उनको फॉलो करना पड़ेगा। एक तरफ तो हमारे जिला शिमला यानी प्रदेश की राजधानी शिमला के बिल्कुल पूछताछ करी, उन फेरी वालों की पूछताछ करी, तो वहां शिमला के हमारे आदरणीय एसपी साहब जी ने उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमारे गांधी साहब जी ने तो अपना संवैधानिक जो उन्होंने कसम खाई थी, जो प्रतिज्ञा ली थी, उसका पूरा निर्वहन किया। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब यह 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में और अनऑथोराइज्ड गाड़ी के साथ हमारे कटौला क्षेत्र में पाए गए, तो उस हमारे अधिकारी ने अपने संवैधानिक कसम का पालन करते हुए इन दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसकी मैंने कंप्लेंट हमारे पद्धर में जो डीएसपी साहब बैठते हैं, एडिशनल डीएसपी साहब बैठते हैं, मैंने उनको व्हाट्सएप पे कंप्लेंट करी कि सर हमने ऐसे तरह किया था। पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन दी गई, कॉपरेशन किया गया, लेकिन उसके बावजूद वहां पे ऐसा हो, आप कृपया इसकी जानकारी लीजिए। तो डीएसपी महोदय जी से मेरी शाम के टाइम बात हुई थी, तो डीएसपी महोदय जी को वह अधिकारी जो एसआई वहां पे नांडली चौकी में अपॉइंटेड है, जो नगवाई क्षेत्र से और धर्म विशेष से है, उन्होंने उनको क्या कहा कि जनाब इन लोगों के सारे दस्तावेज दुरुस्त थे, इनके पास कार की इंश्योरेंस भी थी, ड्राइविंग लाइसेंस भी था, इनके पास आरसी भी थी, और मैंने सारे दस्तावेज दे करके इनको वापस भेज दिया है कि आप अपना भुंतर थाने में जाकर के वेरिफिकेशन कराएं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है सर कि अगर भारतीय नागरिक भारत के संविधान को और भारत के कानून का सम्मान करते हुए उनका पालन कर रहा है अक्षरशः, और पुलिस के साथ कॉपरेशन भी कर रहा है, तो हमारे पुलिस के अंदर जो ये कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे पुलिस प्रशासन की खाकी वर्दी के ऊपर दाग लगाया है, इन लोगों के ऊपर कानून कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं करती? बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए हम आपके साथ है। ऐसे लोगों की जानकारी हमारे साथ साझा करिए, हम अथॉरिटीज को एक्शन लेने के लिए कहेंगे। और दूसरा ध्यान रखना सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शक, आधार कार्ड अभी सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, अभी अथॉरिटी ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन लिखा है, इसलिए केवल कोई आधार कार्ड दिखा रहा है तो उसको नागरिक मानने की गलती मत करिए। हमसे संपर्क करिए, हम आपको उसका डिटेल देंगे। मदन ठाकुर, आपका क्या अनुभव रहा है, जो अनुभव अभी यहाँ पर राजपूत जी ने, जितेंद्र जी ने बताया? मदन ठाकुर जी। सुरेश जी, मैं आपके माध्यम से पूरे चैनल को बताना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले मेरी एक प्रवासी व्यक्ति से बात हो रही थी, और जिस व्यक्ति ने बहुत आश्चर्य की बात मुझे बताई, मैंने उससे कहा कि आप हिमाचल में ही क्यों कमाने आते हो, आपके घर में जमीन है, आपका परिवार ग्रुप कौन सा है, कौन से रहने वाले हैं? तो सुरेश जी, उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है, ना मेरे बुजुर्गों के पास थी, ना मेरे नाम से कोई जमीन है, हम लोगों के पास कोई जमीन नहीं है। फिर मैंने उससे कहा कि आप कितने लोग ऐसे हैं जो हिमाचल में हैं? तो उसने जो आंकड़ा दिया कि मैक्सिमम लोग, हम लोग वो लोग हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, और हम लोग
पिछले 10 से 20 साल लेते हुए हम लोग हिमाचल प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं और कितनी बड़ी विडंबना है कि इन लोगों ने फेक आधार कार्ड बना के घूम रहे हैं और जिसका पूरा सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस ये कहती है कि हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन की है। मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लोग अभी तो हमारे बाजारों में लेके हमारी बहनों को छेड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आपके घर में अंदर आना शुरू हो। तो मैं सभी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि घर में एक तलवार, घर में महिलाएं दराट, डंडा अवश्य रखें। यदि ये व्यक्ति आपके घर में आते हैं तो अगर सिर काटना पड़े उसमें मेरी माताएं बहनें कभी भी पीछे ना हटना, सभी सनातनी आपके साथ है। आत्मरक्षा के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो जो अनुमति दी है वो सब कुछ करने का समर्थन करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं साथ साथ में वीडियो भी दिखा रहा हूं, जो बगल में वीडियो चल रहे, मैं गिरिराज किशोर जी के पास चलता हूं। जरा गिरिराज जी, इस पूरे मैटर में ये दिखाई देता है कि उत्तराखंड कांग्रेस और हिमाचल कांग्रेस के रवैये में अंतर है, क्यों? सुरेश जी, अगर कोई उत्तराखंड में बैड एलिमेंट घुस रहा है और वाकई उसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो सरकार शासित भाजपा आप वही बात बोल रहे हैं जो आप पहली बार बोल चुके हैं। भाजपा के आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, आप ये बात बोल चुके हैं। सुरेश जी सुनिए, नहीं सुरेश जी सुनिए, मैं इसके बाद में दूसरी बात भी रखूं। अभी मैं राकेश जी को मैं सुन रहा था, राकेश उत्तराखंडी, बड़ा सम्मान मैं उनका करता हूं। एक भी सवाल उन्होंने भाजपा जो शासित प्रदेश में भाजपा के आगे एक सवाल नहीं रखा उन्होंने। कांग्रेस को कटघरे में आप लेके लाके आके खड़ा कर रहे हैं। और आज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सुरेश जी, आज जितनी भी चीजें, जितनी घटनाएं हो रही हैं, आपने मसूरी का चाय में एक सार्वजनिक स्थल मुस्लिम व्यक्ति को सारा जनमानस उसके आसपास खड़ा है, एक वीडियो बन रहा है, वो चाय में थूक रहा है। आप स्वयं सोचिए, अगर जांच की विषय की बात अगर रखी है कांग्रेस पार्टी ने मुखर होकर करण महाराज जी के नेतृत्व में, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन सुरेश जी बात पे जरूर रखना चाहूंगा, जब भाजपा थक जाती है, हार जाती है, भयभीत होती है, गरीबी मुद्रा में होती है, निश्चित रूप से माहौल इस समय चुनावी है। सुन लीजिएगा, मैंने राकेश जी की तरफ भी एक इशारा किया कि उन्होंने कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं रखा भाजपा का। तो वाकई आज सवाल खड़े होते हैं, ये ब्रह्मास्त्र के रूप में कमान में तीर इनके होता है भाजपा के, जो वाकई निकलता है और एक इस हिसाब से वो सांप्रदायिक नहीं। भाजपा वाले हमारे साथ है ना, उनको पूछ लेते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ है, देवेंद्र जी, इनका कहने पर आपका भसीन जी क्या कहना है? जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि अगर वो बिल्कुल जरा भी गंभीर हैं तो सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसके साथ देना, उसके विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं? तो इनका जो दोहरा चरित्र है, कहने के लिए कुछ है लेकिन करते कुछ और है, और तुष्टीकरण की राजनीति तो इनका बिल्कुल कांग्रेस का अपना मूल मंत्र है। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अमित जी के द्वारा देश के अंदर तो पहला यूसीसी लाया गया है, वो हमारी बीजेपी की सरकार धामी जी के द्वारा लाया गया। और ये जो यूसीसी का जब प्रकरण चल रहा था और समिति राय ले रही थी, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी का पक्ष रखा था। लेकिन आप हैरान होंगे सुन करके कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि भी उस यूसीसी की बैठक में नहीं आया और बाद में आरोप लगाते रहे कि यूसीसी की जो समिति है वो लोगों से बात नहीं कर रही है। तो ये इनका चरित्र है, यूसीसी पर भी इनका चरित्र यही है। और हर मामले पर जो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी जितने भी काम होते हैं, धामी जी जो कदम उठाते हैं उसके विरोध में खड़ी होती है। बिल्कुल, लेकिन आप भी जिस गति से कर रहे हैं, जिस आंधी के गति से घुसपैठ हो रही है, आप तो चींटी के गति से उसको बाहर निकाल रहे हैं। कैसे होगा? गति कब देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार पूरी तरह से चैतन्य है। कई प्रकार से जो है वो कार्रवाई चल रही है। मैंने बताया आपसे कि जो अवैध अतिक्रमण है उनके विरुद्ध कार्रवाई चली है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी पहाड़ों में अगर गांव के लोग पहाड़ों में अपने घरों में नहीं रह रहे तो उन घरों में घुस गए, ये जानकारी मिल रही है। नहीं, वो तो बहुत चिंता का विषय है और ये बात सरकार के ध्यान में भी है किसी प्रकार से, क्योंकि एक मुद्दा और भी है इसमें सुरेश जी, क्योंकि सरकार के सामने विषय ये भी है कि वो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं। तो ऐसे कोई गलत तत्व अगर वहां रहेंगे तो देश की सुरक्षा के लिए भी सवाल खड़ा होगा। तो सारे मुद्दे सरकार के संज्ञान में है और सरकार इसको लेकर के पूरी तरह से कार्यरत भी है। बिल्कुल,
अभी आपका उल्लेख किया था यहाँ पर राकेश उत्तराखंडी, उन्होंने कुछ आपको कहा था, उसका आप जवाब दे दीजिए तो मैं जरा अगले गेस्ट के पास चलता हूं। सुरेश जी, हाँ, आज वाकई कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये भाजपा की क्रिएशन बोला जा रहा है, 24 वर्ष हो गए उत्तराखंड को बने हुए, पृथक उत्तराखंड राज्य को बने। एक राकेश उत्तराखंडी जी का पक्ष लेते हैं। वर्ष में गिरिराज जी आपके पास आते हैं, जरा राकेश जी का। हाँ, गिरिराज जी भाई साहब, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, बीच में ना बोले, बाद में बोलिएगा प्लीज, डिस्टर्ब हो जाएगा सब। मैं आपको कहूं, उत्तराखंड यदि 10-15 साल के बाद देखोगे सुरेश भाई तो बहुत दिक्कत है। 10 लाख से अधिक घुसपैठिए 2000 के बाद उत्तराखंड में आए हैं, और जौनसार बावर एक जगह पड़ती है। मैं एक अनुसूचित जनजाति का एक मिनट राकेश जी, मैं आपको जरा रोक के अपडेट देता हूं। अभी पिछले 3 महीने में आसाम से 3 लाख घुसपैठिए बाहर भागे हैं वहां की सरकार के सख्ती से। 2.25 लाख उसमें से अकेले महाराष्ट्र में गए और 15,000 उत्तराखंड में गए हैं 3 महीने में। बिल्कुल सुरेश जी भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां मैं रहता हूं, हमारे क्षेत्र में, मैं आपको बताऊं, एक जौनसार बावर क्षेत्र पड़ता है, चक्राता विधानसभा, वहां पे 100 मुसलमान पहले आए थे। हमारे यहाँ कोई जमीन नहीं ले सकता, जैसे कश्मीर के अंदर धारा है, ऐसे हमारे क्षेत्र में विशेष पे धारा है, क्योंकि एसटी क्षेत्र है ये। लेकिन मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस के देन से हमारे क्षेत्र में घुसपैठिए हुए। आप यकीन नहीं करोगे, वो 100-200 आदमी जो 1984 में आए थे, आज 7,000 से अधिक हो गए हैं, और उत्तराखंड के अंदर अस्थिरता कर दी है। वहां के चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो एक बात भी नहीं बोलते। ऊपर से यदि वन गुजरों को मासू देवता मंदिर के अंदर लेकर जाते हैं, और उन्होंने त्यूनी के अंदर इनको इस तरीके से बचाया है, कोई वेरिफिकेशन नहीं। इसलिए उत्तराखंड किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम यदि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो शस्त्र और शास्त्र हम दोनों का ज्ञान जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहाड़ में जहां भी जेहादी नाई है, जहां भी इनकी दुकानें हैं, सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इन सभी की दुकानें खाली करवाएं, क्योंकि लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, ये सब लोग कर रहे हैं। और तत्काल प्रभाव से पूरे उत्तराखंड को यदि प्रोटेक्ट करना है तो राजनीति से ऊपर उठ के आना पड़ेगा और उत्तराखंड को बचाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड बिल्कुल कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। अभी उत्तरकाशी के अंदर पत्थरबाजी आपने देखी होगी, इससे पहले संजौली के अंदर। ऐसे क्या दिक्कत है भाई? वही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे 10-12 वर्ष जो आप कह रहे, इतने वर्ष आपके पास नहीं है। 5 साल में उत्तराखंड तबाह हो जाएगा, उसके बाद दुरुस्ती की संभावना नहीं रहेगी। हिमाचल का पक्ष रखने के लिए हमारे पास लोग हैं, लेकिन आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभा रहे कमल गौतम जी ने एक वीडियो भेजा, उसको सुनते हैं। जनता ने भी ये तय किया है। मैंने भी हमसे जब सुदर्शन न्यूज़ की टीम की बात हुई थी, सुरेश चौहान जी और उनकी टीम से इस विषय पर बात करने के बाद जब उनसे चर्चा हुई, तो उनके द्वारा जो अभियान एक जनता एनआरसी का चलाया गया है, उसको हमने भी हिमाचल प्रदेश में जब नेरवा में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, वहाँ से मैंने जनता से आह्वान किया था कि अपने अपने गाँव में, अपनी अपनी पंचायत में जनता एनआरसी लागू करें और अपनी पंचायत को अवैध घुसपैठियाँ मुक्त घोषित करने का काम करें। तो कहीं ना कहीं ये सुदर्शन न्यूज़ की ये मुहिम आज रंग ला रही है और हिमाचल प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है, और वहाँ पर जो है अपनी अपनी पंचायतों में इस प्रकार की प्रस्ताव पारित करके वहाँ के लोगों ने जो है कि अवैध घुसपैठिए जो है वो बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जिसके पास ना तो सत्यापन है ना उसका पंजीकरण है, हमारे क्षेत्र में ना तो व्यापार कर पाएगा ना बिना अनुमति के रह पाएगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में जो है लोगों ने इस जनता एनआरसी का बहुत बड़े स्तर पर जो है स्वागत भी किया है और इसको अंगीकार करने का काम किया है। बिल्कुल, जो पैनलिस्ट है उनके पास चलते हैं। आखिर उत्तराखंड में भी हर गांव में कब ये लागू होगा? जरा कृपाल सिंह नेगी जी, उत्तराखंड का भी हर गांव इस पर सहभागी होना चाहिए कि नए आने नहीं देंगे और पुराने की जांच करेंगे। नेगी जी। भाई साहब, हम तो अपना हर व्यक्ति से कहते हैं, हमारे पास पूरा अधिकार है कि कोई भी अगर हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में आता है तो उसका आधार कार्ड, उसकी अपना सत्यापन की अपना जांच की जाए। अगर नहीं होता अगर किसी आदमी से, तो वो हमारे जैसे संगठनों को बताया जाए कि भाई साहब क्या करना है इस बारे में। पुलिस के पास हम देंगे बाद में, पहले हम उसको खुद अपना जारी करेंगे, अपना उसको देखेंगे कि ये बंदा कहाँ से आया। और हमें कोई बांग्लादेश और वहां बर्मा से आया हुआ आदमी नहीं, हम अपना और प्रदेशों से आए हुए आदमी की भी जांच करेंगे
क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है, हमारी माँ बहनें बेटियों को ये ले जा रहे हैं, ये कोई बांग्लादेशी नहीं ले जा रहा है, ये कोई सहारनपुर का ले जा रहा है, कोई नजीमाबाद का ले जा रहा है, कोई बिजनौर का ले जा रहा है। तो भाई साहब हमें पूरी अपना छूट है कि हम किसी का भी आधार कार्ड चार्ज कर सके और किसी को भी वो कर सके। बाकी हम अपने गांव के प्रधानों से बात करेंगे कि कोई भी अगर भारी व्यक्ति आता है, अगर कोई मुसलमान है जिसे मस्जिद से कोई मतलब नहीं है, जो भारत का निवासी है और जो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है, उसे यहाँ पर हमारे गांव में रहने का अधिकार है। नए लोगों को कोई अधिकार नहीं है। नया कोई बिजनौरी आता है, कोई कम्बल बेचने आता है, कोई नाई की दुकान खोलने आता है, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। सरकार को अपना उसके लिए दायित्व बिल्कुल, दिया जरा जाएगा। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा गुजरात। और हालांकि समय की कमी के कारण अभी मैं आपको प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन गुजरात में 50 घुसपैठियों को पकड़ा गया। मैं गुजरात सरकार का धन्यवाद करता हूं, वहां के गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, हर्ष संघवी जी का। उन्होंने अपने राज्य में घुसपैठियों को पकड़ने, जांच करने का अभियान तेज कर दिया है और वहां पर 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, जरा दिखाइए, गुजरात के वीडियो भी दिखाइए। फिर महाराष्ट्र में भी 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जरा पहले गुजरात का दिखाइए। गुजरात में 50 घुसपैठियों को पकड़ा है गुजरात पुलिस ने। ये वीडियो आपके सामने, और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो हमको बताइए। ये गुजरात का वीडियो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। पुणे में भी कार्रवाई हुई है। पुणे, महाराष्ट्र, 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी कार्रवाई अगर सब जगह प्रारंभ होगी तो देखिए, इसमें महिलाएं भी हैं, केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी हैं, बड़ी संख्या में हैं। और इन सभी लोगों को, ये देखिए, ये महाराष्ट्र की गिरफ्तारी 21 लोगों की है। जो 21 लोग पकड़े गए उनकी ये कार्रवाई है। पुणे, महाराष्ट्र, पुणे के रांजनगांव MIDC में ये कार्रवाई हुई है। मैं वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। राजस्थान में भी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। मैं राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी हमारे अपील के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और वहां पर भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। लेकिन मैं देश के बाकी राज्यों को भी अपील करता हूं कि आपके यहां पर भी इसको गति दीजिए। 10 करोड़ घुसपैठियों को निकालना हम सबका कर्तव्य है। हमारा मिस कॉल नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस पर मिस कॉल दे सकते हैं। इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को साझा कर सकते हैं। मैं पूरे पैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात को कहा। और मैं फिर कहता हूं, दुनिया, हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई घुसपैठियों के विरुद्ध अगर एक आदमी भी खड़ा है तो सुदर्शन चैनल पूरे ताकत के साथ उसके साथ खड़ा है। अगर आप सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे तो हम भी सब मिलकर आपके साथ पूरी लड़ाई में पूरी ताकत के साथ आने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए, बड़ी संख्या में 10 करोड़ लोगों को बाहर निकालना है। हमारे पास पूरा डाटा है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो 8750882244 नंबर पर, कॉल सेंटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।